नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी, जो कि इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के जनसत्ता अखबार के मेट्रो एडिटर भी रहे हैं और अब हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी के कार्यकारी संपादक हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मनोज जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी जो है बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। आप उनके कम से कम एक दर्जन ऐसे फैसले हैं जिनसे पूरा ये सिनेरियो ही बंगाल का बदल गया है। ये लगता है कि बहुसंख्यक समाज अब लग रहा है कि उनका राज जैसे दिख रहा है। उनका राज तो वैसे सभी का है, लेकिन उनकी बात सुनी जा रही है। तो क्या लगता है कि ममता बनर्जी जो कि बहुत जुझारू महिला रही है, कम्युनिस्टों का शासन खत्म कर दिया, क्या कभी उनके लौटने के चांस बनेंगे? हालांकि जल्दी सवाल है, लेकिन आगे उनका भविष्य क्या है, ये मेरा मानना है, कहना है आपसे। देखिए, जिस तरह से चुनाव हुए और बंगाल का इतिहास पुराना है, उसमें इस बार जिस तरह से भाजपा चुनाव लड़ी, अगर उसमें थोड़ी भी ढिलाई होती तो वापस तृणमूल कांग्रेस आती। वहां जो परंपरा रही है, वो जो पावर में रहे हैं, वो अपने कर्मचारी पुलिस को इस तरह से व्यवहार करते हैं कि उनको ही आना है। इसलिए चाहे वो पहले कम्युनिस्ट रहे हों या तृणमूल कांग्रेस, उनके जो कर्मचारी साथ काम करने वाले और पुलिस हैं, और आपकी जानकारी में कि आरएसएस जो भाजपा जिससे प्रेरणा लेती है, आरएसएस का जो देश में सबसे बढ़िया काम था या काम है, वो है केरल, बंगाल और झारखंड में। केरल में समस्या दूसरी है, वहां हिंदू सबसे ज्यादा आबादी में है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में नहीं है, 40-45% है। बंगाल में अल्पसंख्यकों या हम सीधे कहें मुसलमान आबादी बढ़ने के बावजूद अभी भी 70% के आसपास हिंदू आबादी है, घुसपैठ के बावजूद। ये 70% आबादी भी भय से, प्रलोभन से या जिन कारणों से ये पहले कम्युनिस्ट के शासन को साथ में थी। आपकी जानकारी में होगा कि पहले जितने भी राजनीतिक दल के दफ्तर थे उनको पार्टी ऑफिस कहा जाता था। मतलब सीपीएम के अलावा कोई दफ्तर ही नहीं था, यही स्थिति। मैंने पार्टी ऑफिस मतलब सीपीएम दफ्तर। सीपीएम आप पूछेंगे हमारा घर कहाँ है, तो आप कहेंगे कि बांकुड़ा में पार्टी ऑफिस के पास। पार्टी ऑफिस मतलब सीपीएम। ठीक यही परिभाषा बाद में तृणमूल कांग्रेस की हुई कि तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस के पास। पार्टी ऑफिस मतलब तृणमूल कांग्रेस। अब आपने देखा होगा जैसे चुनाव नतीजे आए, जगह जगह कांग्रेस के दफ्तर जो तृणमूल कांग्रेस ने कब्जा कर रखे थे उसको कांग्रेस ने वापस किया, कुछ भाजपा ने झंडे लगाए और बहुत सारे मंदिरों तक में ऑफिस बना दिया था टीएमसी ने। जो मिक्स आबादी के बीच में जो मंदिरें हैं, जो पूजा स्थल थे, वो फिर से रिवाइव लोगों ने करना शुरू कर दिया, जैसे 4 तारीख को ही नतीजे आते ही। आप जिस विषय पर कह रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी को ये समझ में आया, या शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं, वहां की सरकार तो बनवाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी एक व्यक्ति की है तो उसका नाम अमित शाह है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से अमित शाह ने वहां पैरामिलिट्री फोर्स रखा और जिस दूरदर्शिता से फैसला किया कि चुनाव के बाद, नतीजों के बाद भी वो पुलिस जो क्यों तो रही, क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं से मेरी बात हुई, उन्होंने जो किस्सा बताया वो तो भयावह था। मतलब चुनाव जीतने के बावजूद परिणाम बदल जाते थे। तो इसलिए काउंटिंग में भी उसी दबंगई से काउंटर करना था, तो फिर सरकार बनी। सरकार बनने के बाद अमित शाह का इंस्ट्रक्शन होगा, प्रधानमंत्री का इंस्ट्रक्शन होगा, या कुछ स्वयं शुभेंदु अधिकारी और उनकी टीम, दिलीप घोष आदि लोगों ने जो तय किया होगा, उसमें उनको लग रहा है कि जो मॉडल योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपनाया, उसी को थोड़ा सा और परिष्कृत करके बंगाल में करना होगा। बंगाल में संसाधन उस तरह से नहीं है, और जिन फैसलों का हम जिक्र करते हैं जो अभी सामने आया है, उन फैसलों ने यह एहसास दिला दिया जो आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि हिंदू जो बहुसंख्यक समाज को अपने सम्मान के साथ अपने जीने लायक व्यवस्था बंगाल में बनाई गई है। सबसे बड़ी बात जो इशू बना, असम में भी वही है, बिहार में भी वही है और बंगाल में भी वही है, विदेशी घुसपैठ।
उसके रोकने के लिए मजबूती से बाड़ लगाए जाएं। ये सालों पहले से फैसला हो रखा था। जमीन आदेश केंद्र सरकार के फैसले के बावजूद नहीं दे रहे, जो टीएमसी सरकार थी वो ट्रांसफर करने को तैयार नहीं थी। तो ये शुभेंदु अधिकारी सरकार ने सबसे पहला फैसला ये लिया कि वो 45 दिन के अंदर वो सारी जमीनें ट्रांसफर कर दी जाएगी ताकि वहां बाढ़ लगा लिए जाएंगे। और फिर दूसरा फैसला उन्होंने उसी से रिलेटेड किया कि जो आयुष्मान योजना थी वो वहां लागू की जाएगी, बंगाल में जो नहीं कर पाए। कई और फैसले हुए, जैसे उन्होंने जो मैं आपको एक बार मैं सरसरी निगाह में ये सभी बता देता हूँ क्या फैसले हैं। एक तो इन्होंने आयुष्मान भारत योजना जो है योजना लागू कर दी है, क्योंकि वहां लागू नहीं थी, जो मुफ्त में गरीबों को स्वास्थ्य 1 लाख तक का इलाज, केंद्रीय योजनाओं को विस्तार कर दिया जो ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। इसके अलावा सरकारी भर्ती जो है उसमें आयु में 5 साल की इन्होंने छूट दे दी है सरकारी नौकरियों में, स्कूलों की। इसके अलावा जो भर्ती घोटाले है उनकी जांच होगी। इसके अलावा भारत बांग्लादेश फेंसिंग, वही जो तारबाड़ की बात का आप कह रहे थे, बीएसएफ को इन्होंने कहा कि 45 दिनों के भीतर ये जमीन दो इनको। गृह मंत्रालय का सर्कुलर था जो जून 2025 का, उसे तत्काल लागू कर दिया। इसके अलावा भारत न्याय संहिता ये जो उन्होंने पहले थी, जो इंडियन पेनल कोड जो था, अब वो भारत कर दिया, उसको इन्होंने लागू कर दिया। इसके अलावा जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो एक डॉक्टर के साथ अन्याय हुआ था, है ना, जो भी उसकी भी जांच होगी, हुई थी उसकी जांच। 3 पुलिस अधिकारियों को आईपीएस को सस्पेंड कर दिया क्योंकि उनकी लापरवाही इसमें पाई गई थी। इसके अलावा उन्हें नौकरशाही में तो फेरबदल करते हैं सभी। क्या एक और है लीप्स एंड बाउंड्स की जांच, एक वहां पे हो रहा है। एक और है डायमंड हार्बर्स, इसको भी जांच की हुए हैं। एक और बड़ी बात है कि जो नमाज पढ़ते थे सड़कों पे, वो बंद कर दिए कि सड़क पे नहीं होगा। बंद और क्षतिग्रस्त मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा, जहां टीएमसी ने कई जगह अपने कार्यालय खोल दिए थे या ताले लग गए थे। और वंदे मातरम और राष्ट्रगान का गाए जाएंगे बाकायदा पूरी तरह। और मस्जिदों में जो ध्वनि प्रदूषण होता है, लाउड स्पीकर, वो जो नियम है सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है, उसी हिसाब से बजेंगे। सार्वजनिक तौर पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अवैध घुसपैठ पर विराम होगा, पूरी तरह की कोशिश होगी। और एक और सिंडिकेट राज, अवैध टोल, बुलडोजर इस पे चलने लग गया है। यानी जो टीएमसी या पहले सीपीएम के जो लोग, जिनको ये लोग वहां के लोग गुंडे कहते हैं, ये लोग जो अवैध वसूली करते थे, यदि आपका घर बन रहा है, यदि आपके घर में सीमेंट जो लग रहा है, उसका भी पैसा इनको देते थे। इस तरह का जो तुष्टिकरण होता था, लव जिहाद है, जबरन धर्मांतरण है, ये तमाम बार रोहिंग्या घुसपैठ है, इन सब पर इन्होंने रोक लगाने की पहल शुरू कर दी है। अलग अलग तरीकों से कुछ नियम कानून आ गए, या पुलिस है, प्रशासन है, जो भी नियम, उससे चल रहा है काम। अब इस पे बताए कि ममता बनर्जी के लिए अगली लड़ाई, अब वो इस समय 71 साल की हो गई है। जब वो सीपीएम से लड़ रही थी तब ये कम से कम 50-55 साल की रहोगी। 55 साल में तो ये सीएम बनी गई थी, 15 साल रही है ना ये। अब ये बताओ कि अगला यदि 5 साल तो ये अभी रहेंगी घर पे। अब क्या टीएमसी, क्योंकि उनके भतीजे के खिलाफ भी बहुत जांच होने वाली है, आगे क्या भविष्य लगता है आपको इनकी पार्टी का? नहीं, लड़ाई कठिन है। दूसरा, ममता बनर्जी को बहुत हल्का में नहीं लिया जा सकता। हाँ। क्योंकि अभी वो तो जब मुख्यमंत्री बनी होंगी तब उनकी उम्र 50 पार होगी। हाँ। लेकिन जब उन्होंने संघर्ष करके और अपनी जगह बनाई, हाँ, और सीपीएम से लड़ाई लड़ी और वहां माहौल अपने पक्ष में और कांग्रेस के पक्ष में बनाने लगी, बाद में वो कांग्रेस छोड़ के तृणमूल कांग्रेस में उन्होंने बनाया और सरकार बनाई, तो अब तो काफी कम उम्र की थी। उन्होंने विवाह न करना, साधारण ढंग से रहना, बहुत सारी चीजें, चूंकि मैं गया था कलकत्ता, वो जहाँ रहती है वहां मैं देख के आया। अंदर जो भी हो, मैं अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, न मैं जाने की कोशिश की, लेकिन काली घाट जहाँ सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर के पास ही उनका घर है। वो घर देख के आपको लगेगा नहीं कि यहाँ मुख्यमंत्री प्रदेश का जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हो वो रह रहा हो। तो ये सब सादगी वो निकलती हैं, सूती साड़ी पहन के, हवाई चप्पल पहन के, वो सब लोगों को अपील करती है। भ्रष्टाचार का सीधा आरोप उन पर नहीं लगा, वो तो भतीजे के चलते उनकी बहुत सारी बदनामी हुई, और जो गुंडागर्दी हुई है उसके चलते जो लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हुए, और कटमनी और क्या क्या नाम दिया जाता था, इन सब चीजों से वो कुल मिला के जो उनके खिलाफ वातावरण बना। और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि धीरे धीरे भाजपा ने पिछले चुनाव से इस चुनाव तक, वो भाजपा ने उस चुनाव, सॉरी,
उस चुनाव से इस चुनाव तक लगातार प्रयास करके ये बना दिया कि यहाँ हिंदू दुखी है, और दुखी है था भी एग्जैक्ट में, और 30% लोगों का शासन यहाँ चल रहा है। तो ये भावनाएं जो धीरे धीरे लोगों में, अभी भी आप जब रिजल्ट का ठीक से एनालिसिस करेंगे तो जिसको भद्र लोग कहते हैं हम, जो जिनको तथाकथित जो सम्मानित परिवार जो हैं, कलकत्ता, हावड़ा, हुगली, इन आसपास के जो बड़े शहरों के, उसमें भाजपा को एक तरफा जीत नहीं मिली है जैसे गांव देहात में मिली है। को अभी भी भरोसा नहीं हुआ है भाजपा पर। जैसे ये 2-3 नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, जब ये लगा कि हाथ से निकल रही है सरकार, तो टीएमसी के लोगों ने 2 एकदम बचकाना जैसे कहते हैं कि साहब ये तो जय श्री राम वाले हैं, ये काली जी की पूजा नहीं करने देंगे, और ये तो साहब शाकाहारी हैं, वहां तो उन्होंने मांस मछली पर रोक लगाई है, तो यहाँ बंगाल में तो शाकाहारी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वहां मीट मछली लोग खाने नहीं देंगे। ये बच्चों वाली हरकत की, उसका बहुत असर हुआ नहीं, उसको ढंग से कंपेल कर। लेकिन बंगाली कल्चर, बंगाली अस्मिता, बंगाली, क्योंकि अमित शाह ने बार अमित शाह को ये घोषणा करने पड़ी कि मुख्यमंत्री जो होगा बंगाल का ही होगा, यही का होगा, आपकी भाषा का होगा, आप ही के बीच का बोलने वाला भाजपा कार्यकर्ता होगा। तो वो उन्होंने साबित कर दिया। और अभी जो शुभेंदु अधिकारी ने या उनकी टीम ने जो फैसले किए हैं, उससे ये झलक भी रहा है कि वो बंगाल को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, बस तुष्टीकरण वाली सिचुएशन बदलना चाह रहे हैं। उस बदलने के लिए ही उन्होंने बहुत सारी चीजें की है। जैसे हम सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद बनारस, मथुरा, अयोध्या, इन सब जो धार्मिक स्थल है, या भाजपा की सरकार आने के बाद उत्तराखंड के जो धाम है, उनमें ज्यादा सुविधा, ज्यादा सहूलियतें बढ़ाई गई है। उसी तरह बंगाल में जो प्रसिद्ध जगह हैं, काली घाट हुई, तारापीठ, वो एक सर्किट बनाने जा रहे हो। हाँ, तो वो गंगा सागर, काली घाट वगैरह, ये सब तो वो करेंगे। तो ये सबसे स्मिता जो हिंदुओं की पहचान और बनेगी, और उससे मुझे लग रहा है कि बेहतर होगा। और सबसे जो बड़ा संकट है कि ये लगातार, वैसे ममता बनर्जी के बारे में ये है मशहूर कि वो आसानी से हार मानने वाली महिला नहीं है, लेकिन 5 साल तक इस उम्र में संघर्ष करना, ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है, जो मेरे अपने अनुभव हैं, कि ममता बनर्जी की तुलना आप अरविंद केजरीवाल और बाकी से नहीं कर सकते। बहुत जीवट महिला है, और वो उसके कथनी करने में बहुत फर्क नहीं है। भतीजा ने जरूर, और या उसके कुछ लोगों ने उसको जरूर बदनाम किया। निजी जीवन में जो आचरण करती है वो अभी भी उल्लेखनीय है, और उसकी सराहना की जानी चाहिए। तो अब ये समझिए कि लगभग 8 दशक बाद वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के, ये कह सकते हैं कि पहले जनसंघ के जो प्रथम अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके जो स्टेट है वहां पर उनकी विचारधारा की सरकार बनी है। तो क्या लगता है कि बंगाली जो पूरा एक पृष्ठभूमि है, जो कि खुद एक जर्नलिस्ट ने मुझे भी कहा था यहाँ दिल्ली में कि ये तो वहाँ राम, यहाँ ये मतलब बीजेपी से उनका मतलब था राम कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, ना बंगाल की दूसरी है, वो यहाँ अपने देवी देवताओं को भी थोपना चाहते हैं। हालांकि कौन थोपता है, लेकिन उनका ये मानना था। सीनियर जर्नलिस्ट है, बड़े अखबार में, तो और वहां पर लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन समय आया, बदला। तो क्या बंगाल के लोग, जब ये पूरी संस्कृति बदलेगी, तो लगता है कि अब बढ़ चढ़ कर यहाँ हिस्सा लेंगे इस आंदोलन में, जैसे मूवमेंट चल रही है? ये जिस सज्जन पत्रकार ने कहा होगा, वो पार्टी कैडर होंगे या उस विचारधारा से होंगे। आप पढ़े लिखे लोग, संभव है। अब मान लीजिए हम चारों धाम बद्रीनाथ केदारनाथ है, हम जब उत्तराखंड में जाएंगे तो हमारी प्राथमिकता बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ होंगे ना। हम वहां जाके जय श्री राम तो कहेंगे नहीं ना, ये तो वहां बाबा केदार ही कहेंगे ना, और वो बद्री विशाल ही करेंगे ना। भाई ये तो हम सनातन धर्म में जहां 33 करोड़ देवता हैं, हमने तो कभी नहीं कहा भाई शैव और वैष्णव मत का तो अभी तो कोई विवाद ही नहीं है। न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, न अमित शाह ने कहा, न संघ के नेताओं ने कहा कि साहब हम राम को ही मानने वाले हैं और काली को नहीं मानने वाले।
नहीं यार, इसमें एक तरह मैं आपको बता दूं, एक है कि आदि शंकराचार्य जी ने जब उस जमाने में थे शैव वैष्णव के विवाद, उन्हें स्मार्त की व्यवस्था की थी। उन्होंने कहा 5 देवता पूजने आपको। 5 में कौन थे? आप जब पूजा करते हैं कहीं भी किसी भी कोने में, बाकी आप पूजिए, लेकिन 5 गणेश जी पूजने आपको, देवी पूजने आपको, भगवान शिव पूजने आपको, भगवान विष्णु पूजने आपको, और भगवान सूर्य पूजने। बस ये 5 पूजने ही है, पंच देवता। अब आप शैव हैं, वैष्णव है, शाक्त हैं, जो भी हैं, आप इस धारा में आ गए। तो आप बंगाल में तो आप ठीक है ज्यादा देवी को पूज लेंगे, यदि आप गंगा घाटी में है तो भगवान विष्णु को ज्यादा पूज लेंगे, ये है। लेकिन पांचों पूजने तो वो भेद ही नहीं है हिंदू धर्म में तो कहीं। वही तो कह रहे नहीं इसको, नहीं हाँ, मैं अभी थोड़ा धार्मिक किताबें ज्यादा पढ़ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे तो ये अभी कहीं मिला ये नहीं है कि इस तरह का कहीं निषेध है। अरे स्वाभाविक है, आप झारखंड जाएंगे तो वहां बाबा धाम कहेंगे, हम लोग बाबा धाम कहते हैं, बाबा बैद्यनाथ की नगरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है, एक बाबा बैद्यनाथ है, तो वहां जाते हैं तो बाबा कहते हैं कि बाबा मंदिर आए। ये चीजें स्वाभाविक है। अगर आप वहां जाएंगे महाकाल के दर्शन करने तो महाकाल का नाम, आप भगवान जगन्नाथ के यहाँ जाएंगे फिर जगन्नाथपुरी जाएंगे। ये सब थोड़ी बोल देंगे, सही बात। ये तो 33, हम जब रामेश्वरम जाएंगे तो वहां भगवान शंकर की पूजा करेंगे। बिल्कुल। तो ये तो फजूल की बहस है। मुझे लग रहा है ये जो, अगर आप सनातन धर्म के मानने वाले हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिस इलाके में जो देवता पूजे जाते हैं उनको प्रणाम करते हैं, उनको करते हैं। अभी बताइए, आपको लगता है कि यह घुसपैठ रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी, इस पर असर होगा? बहुत होगा, बहुत होगा। अभी तो यहाँ रिएक्शन दिखने लगा दिल्ली में। यहाँ दिल्ली में लिखा, जो दिल्ली में जो घुसपैठ करके रहने वाले लोग जो आपके मेरे घरों में काम करने आते हैं, उनके चेहरे उड़ने लगे और आपकी जानकारी में बहुत सारे लौटने लगे। वो बांग्लादेश लौटे हैं या कहाँ लौटे हैं, लेकिन वहां जहां उन्होंने दूसरा ठिकाना बनाया, चूंकि मैं जब मेरठ में वेस्टर्न यूपी कॉरेस्पोंडेंट था, तो मैंने एक शोधपूर्वक लेख लिखा था कि कैसे ये आते हैं बांग्लादेश से। ये बांग्लादेश से सीधे नहीं आते मेरठ और दिल्ली और गुड़गांव, ये पहले आते हैं किसी ठिकाने पर। जैसे ये असम के बॉर्डर पर आएंगे, बिहार के बॉर्डर पर आएंगे और बंगाल के बॉर्डर पर आएंगे, उन राज्यों में आएंगे क्योंकि उनकी भाषा, संस्कृति, खान पान एक तरह से मिलता जुलता है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं ओरिजिनली भोजपुरी भाषी हूँ, लेकिन भोजपुरी 10 तरह से बोली जाती है, इलाहाबाद से लेके और हमारे यहाँ तक, बिहार तक। बिल्कुल। आप अगर वहां के रहने वाले हैं तो आप उस भोजपुरी से पकड़ लेंगे कि आदमी किस इलाके का रहने वाला है। या हिंदी में ही, जैसे आप गढ़वाल, कुमायूं और रहने वाले हैं, जो वहां स्थानीय, हमें नहीं समझ में आएगा ये कुमायूं बोल रहा है, गढ़वाली बोल रहा है। नहीं, हमारी गढ़वाली में कदब है। हमारी गढ़वाली में यदि मैं जो बोलता हूँ तो मैं, हमारी सलानी है, और जो श्रीनगर में बोलता हूँ पकड़ लेते हैं, या जो टेहरी के बोला अलग है वो बोल लेते हैं, कुमाऊं की नहीं तो दूसरी बात है, तो सब पकड़ लेते हैं कि कौन कुमाऊं। अच्छा, कुमाऊं में भी कौन पिथौरागढ़ की बोला, कौन अल्मोड़ा की, या गढ़वाल से टेहरी, हम सब पकड़ लेते हैं। वो सही कह रहे हैं। कोस कोस पर बदले पानी और 3 कोस पर भाषा बदलती, तो उसी तरह से ये अपने यहाँ अलग भाषा है। तो वो लोग पहले आके, मैं वो कह रहा था कि वो आके ठिकाना बनाते हैं, फिर वहां से ये अपने लिए सुरक्षित जगह तलाशते हैं, और वहां से ये कुछ वहां रह जाते हैं, और फिर वहां से माइग्रेट करके दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, कलकत्ता, ये मद्रास या चेन्नई, जहां तिरुवनंतपुरम, सब जगह ये फैलते हैं। और फिर इसी तरह से ये वापसी करते हैं, तो इसी तरह से करते हैं। पहले वहां जाते हैं, वहां से फिर बांग्लादेश सीधे आप पार करके, कुछ ही इलाके अब रह गए हैं जहां खुला है बॉर्डर, बाकी पर तो फेंसिंग हो गई है, तार लग गए हैं। तो इसलिए हर जगह से निकलना बड़ा कठिन है। और दूसरा ये भी भ्रष्टाचार भी है, अपने ही ब्यूरोक्रेसी में भी भ्रष्टाचार है। निश्चित रूप से कुछ लोग होंगे जो अपने ही देश के भी होंगे जो इनकी मदद करते होंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले अपने देश के लोग पकड़े जाते हैं, तो बांग्लादेश घुसपैठ कराने वाले क्यों नहीं होंगे? तो वो भी सहायक होंगे। लेकिन कुल मिला के वो सीधे ऐसा नहीं है कि वो सीधे यहाँ आ जाते हैं और यहाँ से। तो अभी जैसे ये बदलाव हुआ है, जो यहाँ घुसपैठ करने वाले लोग हैं, दिल्ली में आके रहने वाले, उसमें मेरे आपके घरों में काम करने वाले या छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं, उनके चेहरे उड़ने लगे। उसमें से बहुत सारे कलकत्ता या बिहार वापस जाने लगे, इसी बहाने कि साहब वो हम पता नहीं क्या होगा।
और वो सरकार और हमारे यहाँ काम करने वाली आती है, उस आगे कह रही थी साहब अब तो वहाँ काली की पूजा नहीं होगी, वहाँ तो जय श्री राम होगा। वो है मुसलमान, अरे तेरे को क्या लेना देना, तू कब काली की पूजा कर रही थी। लेकिन ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि साहब वहाँ बंगाल में जो सरकार भाजपा की आ गई है तो वहाँ का रीति रिवाज और सरकार का क्या लेना रीति रिवाज से, सही बात है। तो कुल मिला के लगता है कि अब ये बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठियों की अब सामत तो आएगी कम से कम, है ना, इतना तो निश्चित रूप से आएगी और ईमानदारी से कोशिश हो रही है और क्राइम भी कम होगा क्योंकि यही लोग क्राइम करके भाग जाते थे बांग्लादेश। एक तो वो भी, और दूसरा वहाँ जो कटमनी का जो जोर था कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपको नया कोई काम नहीं करने देंगे, तो ये डेवलपमेंट तमाम करके, मतलब आज क्यों कलकत्ता गरीब है, बिहार भी गरीब है, उत्तराखंड भी गरीब है, लेकिन उन सब से भी गरीब है वो। ऐसा थोड़े कि संसाधन नहीं है बंगाल में सारी इंडस्ट्री क्यों शिफ्ट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, और क्यों, हर चीज में आगे था कभी है ही नहीं। आपको बिहार में लालू यादव ने क्या किया, लालू यादव हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उस सरकार में क्या हुआ, यही हुआ ना, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया, सारे लोग भाग गए, बुरा बाल वाले लोग हैं जो प्रतिभावान लोग हैं सब भाग गए, अपनी जान बचाई। ठीक वही स्थिति बंगाल की हुई। बंगाल में आप इंडस्ट्री नहीं लगने दिए। आप जो नंदीग्राम में खुद उन्होंने क्या इतना बड़ा टाटा का प्रोजेक्ट लग रहा था, जमीन तो टाटा उसके नाम पे सरकार तो बना दी, लेकिन बर्बाद हो गया ना वो इंडस्ट्री, गुजरात में लग गई। तो नौकरी तो इनको मिलती है, ये तो है। तो कुल मिला के है कि अब ममता बनर्जी को खैर हल्के में नहीं ले सकते, लेकिन अब उनकी लड़ाई आगे के लिए कठिन ही है क्योंकि उनका भतीजा भी अभी कानूनी उसमें फंसेगा, ये तय है, और जितना भी वोट बैंक है उनका वो शिफ्ट होगा इधर उधर। कांग्रेस का लगता है कोई भविष्य होगा, कांग्रेस का लेफ्ट पार्टी का क्या है बंगाल में, क्या लगता है आपका दोनों का? देखिए, एक तबका तो वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का, देखिए वो कमिटेड है, बाकी लोग तो वही लोग चेहरे बदल के फिर टीएमसी के कैडर बन गए थे। और उसमें से जो खतरा है, जो एक दो बीजेपी के नेताओं ने कहा भी है, खतरा ये है कि कुछ लोग तो आ गए हैं टीएमसी से, यहाँ कुछ मुख्यमंत्री टीएमसी से आए हैं, तो इस तरह के बहुत सारे लोग तो आ गए हैं, और जो बाकी जो वहाँ सी ग्रेड और डी ग्रेड लोग जो है वो अब आने की कोशिश करेंगे कोशिश, आके वो भाजपा को भी उसी रंग में रंगने की कोशिश करेंगे। बावजूद इसके मेरा मानना ये है कि सीपीएम के कैडर वहाँ अभी भी एक तबका है, अच्छा है जो काम कर रहा है। वो कितना आगे सरवाइव कर पाएगा, कितनी अपनी संख्या बढ़ाएगा, लेकिन सीपीएम वहां वापस सरकार बना पाएगी, वहां सत्ता में आएगी, ये सब तो अब इतिहास का विषय मेरे हिसाब से बन चुका है। अच्छा, सरकार तो नहीं आएगी ना, कांग्रेस का भी रिवाइवल वहां बहुत कठिन है। वहां अगर 5 साल तक स्वस्थ रही तो अगला भी मुकाबला जो होगा भाजपा का वो टीएमसी से ही होगा। लेकिन अगर दुर्भाग्य से अगर थक गई ममता बनर्जी, तो उनके अलावा उनकी पार्टी में किसी में ये फिर तो कुछ ये वो लड़ाई लड़ सके, फिर तो वो वॉकओवर जैसे बाकी कई राज्यों में भाजपा के लिए हो गया है वॉकओवर, गुजरात में हो गया, कई जगह हो गया, गुजरात में ही हो गया, बल्कि मध्य प्रदेश राजस्थान में भी वही हाल है, बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश है, कई जगह ऐसे कई जगह। कांग्रेस का क्या, कांग्रेस में तो सुना अधीर रंजन चौधरी को लेकर भी चर्चा है, वो पीएम से मिले थे अभी, वो भी शायद बीजेपी ममता के आ सकते हैं। ममता से उनको एलर्जी है, उनका तर्क जो है वो पार्लियामेंट में एक बार बहुत पहले में मिला था, उनका ये है कि कांग्रेस को केवल सबसे ज्यादा खत्म करने की भूमिका अगर किसी ने की तो उसका नाम है ममता बनर्जी को सहयोग नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हो सकता है कि अब हो जाए। तो कांग्रेस का और सीपीएम का बहुत ज्यादा भविष्यवाद दिखता नहीं है, टीएमसी ही, यदि ममता बनर्जी स्वस्थ और आगे रही लड़ने की क्षमता तो वही रहेगी, यही है कुल मिला के। तो ये मतलब ये कि बीजेपी के लिए अब भविष्य अच्छा लग रहा है क्या? देखिए बीजेपी को परफॉर्मेंस, देखिए बीजेपी का खतरा तो है ही, जैसे असम में है कि 35 से 40% वहाँ माइनॉरिटी वोटर है, थोड़ी भी एकदम तलवार के धार पर है वहाँ भाजपा की सरकार।
थोड़ी सी असावधानी करने पर अगर थोड़ा भी हिंदू वोट मिला ही होगा वहां कांग्रेस को थोड़ा बहुत, यहाँ भी टीएमसी को मिला ही होगा, वो प्रोपोर्शन अगर बढ़ गया तो फिर आपके लिए समस्या होगी। तो वो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ये सावधानी तो बरतनी होगी कि आप अपनी पहचान बनाए रखें, और ये सब जो इन्होंने किया है बुलडोजर और फलना ढेकाना, इससे छवि बनेगी कि हाँ भाई आप जो कह के आए वो कर रहे हैं। साथ में आपको रोजगार भी देना होगा, जो भर्ती भी करनी होगी। बिल्कुल, लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं बढ़ी है, अब वो तो खाली घर होने से नहीं होगा। ये तो है, सही बात जी। तो लगता है कि यही कि आपकी बातों से मुझे कि अब ममता बनर्जी के लिए अब राह कठिन ही है अभी आगे की। मनोज जी, आप मेरे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। जल्दी आएंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।